आप सब खैर आफियत से होंगे और कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तैयार होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, जो है तनकीद। आज की क्लास में हम तनकीद के मुतालिक बात करेंगे। इससे पहले भी आपने तनकीद के मुतालिक काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, उन्हीं में इजाफ़ा करते हुए आज की क्लास को देखेंगे। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। तनकीद जो लफ्ज़ है जिसे आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले कोई भी सिन्फ हो उसका ये होता है कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है और ये कहाँ से आया है। तो तनकीद जो है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके जो मानी हैं वो क्या, ये मतलब निकला कहाँ से, आया कहाँ से? तो ये जो नक़त है आप जानते होंगे, ये इससे निकला है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये नक़्स से मुश्तक़ इससे निकला है। अब इसके जो मानी होते हैं वो क्या होते हैं? तो इसके मानी होते हैं किसके? खरे और खोटे के। खरे और खोटे के जो हैं वो इसके लुग़वी माने हैं। यानी कि तनकीद अगर आपके सामने आ जाए, जैसे कि ये क्लास है या कोई किताब है, आपसे कहे इसकी तनकीद कीजिए, तो आपको तनकीद करने के लिए, उस पर तनकीद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और उसके बाद आपको दलील पेश करनी होगी कि इसमें ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। तो ये सारी चीज़ें ही मिलकर क्या बनती हैं? यही तनकीद बनती है। तो तनकीद जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये किससे, नक़्द जो लफ्ज़ है इससे मुश्तक़ है। ये इसके जो मानी होते हैं ये खरे और खोटे के होते हैं। इस्लाही मानों में तनकीद जो है ये किसी अमल का नाम है। जब आपको किसी काम के लिए कहा जाएगा कि आप कोई काम कीजिए या इसकी तनकीद कीजिए, तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा कि हाँ ये वाकई ये किताब अच्छी है, ये किताब अच्छी नहीं है, तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो तनकीद जो है अगर हम कहें बात करें तो यह किसी अमल का नाम है। किसका? किसी अमल का नाम है। क्यों? क्योंकि आपको उस पर अमल करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। इसके तहत किसी फ़न पारे की तशरीह व तोज़ी करने के अलावा इसकी कुदरत और क़ीमत की मुआयन की जाती है। यानी कि आपको कोई भी काम अगर दिया गया, आपको उसमें काम करके उस पे अमल करना पड़ेगा, उसकी तमाम चीज़ों की वजाहत करनी पड़ेगी अच्छे से, तब वो जाकर क्या कहलाएगा? तनकीद कहलाएगा। ऐसे नहीं कि आपको अगर मैंने कहा कि ये किताब है इसकी तनकीद कीजिए या इस किताब में ये बात लिखी है आप इस पर तनकीद कीजिए, जब तक आप उसको गहराई से, उसको तवज्जो के साथ गहराई से उसका मुताला नहीं करेंगे, दलील पेश नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, उसकी कुदरत और क़ीमत क्या है नहीं जानेंगे, आप तनकीद नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को जब आप इन सारी चीज़ों पर काम करेंगे तो वही क्या कहलाएगा? वही तनकीद कहलाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए किसने? आल अहमद सुरूर ने तनकीद की तारीफ़ को कुछ यूँ इस तरह बयान किया है। इन्होंने कहा है कि तनकीद का नाम फ़ैसला है। अब आप समझ गए होंगे, तनकीद का नाम क्या है? फ़ैसला। जब आपने किसी चीज़ पर काम किया तो आपको उस पर अपना फ़ैसला सुनाना होगा कि हाँ भाई इसमें ये बात सही है और ये बात गलत है। यानी कि दूध का दूध होता है ना, ये कहावत है, दूध का दूध, पानी का पानी, पानी का पानी। आपने उसकी पूरी वजाहत कर ली, जो चीज़ अलग है उसे अलग कर दी। इसमें क्या होता है? जो उसमें अच्छाई है आपने उसको अलग कर दी, जो उसमें बुराई है उसको अलग कर दी, अलग कर देती है। तो तनकीद क्या है? तनकीद किसी भी चीज़ में दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो कर देती है। तनकीद वजाहत है तज्ज़िये की। तनकीद कुदरत मुतय्यन करती है, अदब और ज़िंदगी को एक पैमाना देती है। तनकीद इंसाफ करती है, मतलब बताती है कि क्या चीज़ आला झूठ है और क्या सच है, क्या पस्त है, क्या बुलंद है। ये सारी चीज़ें मतलब
क्लियरिटी आती है इससे। अगर आप शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो जिस भी चीज़ के लिए तनकीद की जाती है उससे चीज़ों में क्लियरिटी पैदा होती है, वो दूध की तरह साफ दिखाई देती हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये इसमें खरा है, ये इसमें खोटा है। तो तनकीद इन सब चीज़ों को साफ वजाहत करने की कोशिश करती है। अब तनकीद जो है इसका आगाज़ कब से होता है, ये किस सदी की है? तो इसका आगाज़ जो है वो 18वीं सदी के आसपास होता है। कहाँ से होता है? अब आगाज़ हुआ तो तनकीद का जो आगाज़ है वो कहाँ से हुआ है? वो तज़किरों से हुआ है। पहला तज़किरा आप जानते ही होंगे कौन सा है, निकात-उश-शुरा मीर तक़ी मीर का। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे इतनी बात अच्छे से कि तनकीद जो है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये जो नक़्द से इससे इस्लाह है, इसके जो मानी हैं वो खरे और खोटे से होते हैं। इस्लाही मानी में तनकीद किसको कहते हैं? एक तज़कियाती अमल का नाम है जिसके तहत किसी फ़न पारे की तशरीह व तौज़ीह क्या होता है, की जाती है। अब तनकीद जो है उसके लिए कुछ अदबी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं, है ना। अब हम यूँ ही तो कोई बात कर नहीं सकते, जब तक कोई चीज़ अदब में शामिल नहीं होती तब तक उसको एक, जैसे ज़बान थी हमारी उर्दू ज़बान थी, जब उसको अदब में शामिल किया गया तो उसको और क्या मिला, और इज़्ज़त बख्शी गई और वुसअत हासिल हुई। तो वैसे ही पहले यूँ ही तनकीद की जाती थी, लेकिन जब इसे अदब में शामिल किया गया तो इसमें कुछ चीज़ें क्या हो गई, ज़रूरी हो गई। क्या क्या ज़रूरी हो गई? जैसे तनकीद के लिए फ़न पारों की कुदरत और क़ीमत का तयन करना तनकीद का काम है। क्या काम है इसका? फ़न पारों की कुदरत व कीमत, कदर क्या है उनकी और क्या उसकी कीमत, कीमत का तयन करना, तयन करना है। तनकीद की इब्तिदाई नक़ूश हमें कहाँ से मिलते हैं? तज़किरों से मिलते हैं। तनकीद के लिए क्या बहुत ज़रूरी है? इस्तदलाल। अगर आप कह रहे हैं कि कोई बात, ये किताब में ये बात सही नहीं है, तो आपको उसकी क्या देना पड़ेगी? दलील देना पड़ेगी, आपको एविडेंस देना पड़ेंगे, आपको सबूत देना पड़ेंगे। तो तनकीद के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, तनकीद की मुक़्तज़ियात से मारूज़ियत की ख़ास अहमियत है, यानी कि जब आप उस पर पूरी वजाहत कर लेंगे किसी भी चीज़ को लेकर, जो भी आपको दिया जा रहा है या जिस पर भी आप तनकीद कर रहे हैं, तो उसको पेश करेंगे जब आप, तो जो आपका पेश करने का तरीक़ा है वो बहुत ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि आपने तमाम दलीलों के साथ तमाम चीज़ों की वजाहत करने के बाद, उसको अच्छे से परखने के बाद तब आप मारूज़ियत की तरफ बढ़ते हैं। जो तनकीद निगार है इसको किससे तशबीह दी जाती है? इसको माली से तशबीह दी गई। किससे? माली से। क्यों? क्योंकि जिस तरह माली एक जो बाग होता है उसमें तमाम जो फूल होते हैं उनकी देख रेख करता है, उनमें पानी वक्त वक्त से डालता है, किस पौधे में कब छटाई की ज़रूरत होती है वो उसको मालूम होता है, किस पौधे में कीड़ा लग रहा है और किस वजह से लग रहा है वो उसको मालूम होता है। तो उसको तमाम चीज़ें उस बाग के बारे में मालूम होती है, हर एक पौधे के बारे में उसे मालूमात होगी, किसको धूप की ज़रूरत है, किसको खाद की ज़रूरत है, किसको पानी की ज़रूरत है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है और किसको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो उस पर उसकी ज़रूरत के मुताबिक अपना क्या करता है, अमल करता है या फिर वो अपना काम करता है। तो यही तनकीद निगार का भी काम होता है कि वो जिस चीज़ पर तनकीद कर रहा है उस पर गौर व फ़िक्र करता है, तमाम दलीलें पेश करता है, तमाम चीज़ों की वजाहत करता है, उसका गहरा मुताला करता है, इसलिए उसे किससे? माली से तशबीह दी गई है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जो तनकीद जो लफ्ज़ है वो कहाँ से आया है और इसकी इस्लाह में क्या ख़ासियत है। इस्लाही जो लफ्ज़ है वो कौन सा लफ्ज़ है और ये किससे निकला है और ये किस सदी का है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपने देखा कि तनकीद को समझने के लिए तनकीद का जो ज़िक्र है वो हमें कहाँ से मिला? तज़किरों से। अब
اسی لیے ہمیں تنقید کی طرف جانے سے پہلے جو ہمارے اردو کے ادب کے خاص تذکرے ہیں ان کو جاننا ضروری ہے۔ تو پہلا جو تذکرہ ہے وہ کون سا ہے؟ پہلا تذکرہ جو ہے آپ سبھی جانتے ہوں گے، یہ کون سا ہے؟ نکات الشعراء۔ اور یہ کس کا ہے؟ یہ ہے میر تقی میر کا۔ میر تقی میر کا یہ پہلا تذکرہ ہے، لیکن یہ اردو زبان کا پہلا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کی جو زبان ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فارسی۔ اور اس میں کتنے شعراء کا ذکر ہے؟ اس میں 103 شعراء کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پہلا تذکرہ ہے، لیکن کس کا ہے؟ اردو زبان کا۔ اب تذکرے کیا ہوتے ہیں؟ تذکروں میں کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شخص کا کیا یا کسی بھی شاعر کا کیا کیا جاتا ہے؟ ایک خاکہ تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں تذکرہ۔ تو اس میں پورے 103 شعراء کا ذکر ہے۔ اردو میں تنقید جو ہے وہ کہاں سے آئی؟ تو اگر آپ سے پوچھا جائے تو اردو میں تنقید آئی کہاں سے؟ مغربی اثر سے۔ جب ہم ابھی تفصیل سے تنقید کے بارے میں پڑھیں گے تب آپ اس کو سمجھیے گا۔ مغربی تنقید جو تھی یہاں سے ہی اردو میں تنقید آئی، اور تمام ساری تنقیدیں آئیں۔ کون کون سی آئیں؟ تاثراتی تنقید، جمالیاتی تنقید، نفسیاتی تنقید، سائنٹیفک تنقید، اسلوبیاتی تنقید، متنی تنقید، مارکسی تنقید۔ ان سب کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن آج ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ آج ہم تنقید کا آغاز و ارتقا پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تنقید کا آغاز کس تنقید کے زیر اثر ہوتا ہے۔ تو تنقید کا آغاز مغربی تنقید کے زیر اثر ہوا ہے، لیکن تنقید کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تذکروں کی تنقیدی جو اہمیت ہے ان کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ تذکروں کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہمیں یہ جو ہے نا نکات الشعراء اس سے ہو جاتا ہے۔ اس میں تمام شعراء کا ذکر ہے، اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ فارسی، اس کی جو یہ تذکرہ تو پہلا ہے، لیکن اس کی زبان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فارسی، ٹھیک ہے؟ دوسرا دیکھتے ہیں ہم۔ دوسرا جو ہے وہ ہے گلشن گفتار۔ گلشن گفتار، یہ جو ہے یہ دکن کا پہلا تذکرہ ہے۔ یہ کس کا ہے؟ حمید اورنگ آبادی کا۔ حمید اورنگ آبادی۔ یہ جو ہے یہ بھی کب آیا؟ یہ آیا 1751 میں۔ اور جو وہ تھا پہلا تذکرہ میر تقی میر، اس کا سال بھی 1751 یا 1752 ہے۔ اس کی زبان بھی کیسی ہے؟ اس کی زبان بھی فارسی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دکن کا پہلا تذکرہ ہے۔ کہاں کا؟ دکن کا۔ دکن کا پہلا تذکرہ۔ اس کے بعد ہے تحفہ شعراء۔ تحفہ شعراء، اس کا جو سال اشاعت ہے وہ بھی یہ کیا ہے؟ فضل بیگ کا ہے۔ کس کا ہے یہ؟ فضل بیگ کا۔ اس کا جو اشاعت ہے یہ بھی کیا ہے؟ 1751 ہے۔ اس کے بعد ہے تذکرہ ریختہ گویا۔ تذکرہ ریختہ گویا، اس کا جو اشاعت ہے وہ کب ہوئی؟ 1753 میں۔ یہ فتح علی ورزی کا ہے۔ کس کا ہے یہ؟ فتح علی کا۔ اس کے بعد ہے مخزن نکات۔ مخزن نکات، یہ کس کا ہے؟ قیام الدین قائم چاندپوری کا۔ اس کا جو اشاعت ہے وہ ہے 1755۔
یہ ہے قائم چاند پوری۔ اب نیکسٹ ہے چمنستان شورا۔ چمنستان شورا یہ کس کا ہے؟ یہ ہے لکشمی نارائن شفیق کا، لکشمی نارائن شفیق۔ لالا لکشمی نارائن شفیق۔ یہ کب آیا؟ اس کا جو شن اشاعت ہے وہ ہے 1762۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے طبقۃ الشورا۔ یہ امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں آپ نے امتحان میں کئی بار سوال بھی دیکھا ہوگا۔ طبقۃ الشورا یہ کس کا ہے؟ قدرت اللہ شوق کا۔ اس کی جو سال اشاعت ہے وہ ہے 1774۔ اس کے بعد جو یہ ہے تذکرہ شورائے اردو، یہ میر حسن کا ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ امپورٹنٹ ہے۔ کون سا؟ تذکرہ شورائے اردو۔ یہ کس کا ہے؟ یہ ہے میر حسن۔ یہ کب آیا؟ یہ 1774 سے لے کر 1780 تک اس کی سن اشاعت مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے گلشن سخن۔ گلشن سخن یہ کب آیا؟ یہ آیا ہے آپ کا 1780 میں، مرزا کاظم لکھنوی کا۔ مرزا کاظم لکھنوی۔ اس کے بعد گلزار ابراہیم۔ گلزار ابراہیم یہ کب آیا؟ 1784 میں۔ یہ کس کا ہے؟ محمد ابراہیم خلیل کا۔ محمد ابراہیم خلیل۔ اس کے بعد یہ امپورٹنٹ ہے تذکرہ ہندی، غلام حمدانی مصحفی کا بھی ہے ایک۔ تذکرہ ہندی یہ کس کا ہے؟ مصحفی کا۔ یہ کس کا ہے؟ غلام حمدانی مصحفی کا۔ غلام حمدانی مصحفی یہ کب آیا؟ یہ آیا 1794 میں۔ اس کے بعد ہے ریاض الفصاحہ۔ ریاض الفصاحہ یہ بھی کس کا ہے؟ یہ بھی مصحفی کا ہے۔ اٹھارہ سو چھ یہ بھی کس کا ہے؟ مصحفی کا۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک کون سا؟ عقد ثریہ۔ مصحفی کے یہ تینوں ہی ہیں، عقد ثریہ۔
یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کس کا ہے؟ یہ بھی ہے مصحفی کا۔ اس کے بعد گلشن ہند، گلشن ہند یہ کب آیا؟ یہ آیا 1801 میں۔ یہ کس کا ہے؟ مرزا علی لطف کا، مرزا علی لطف۔ یہ کس کی فرمائش پر لکھا گیا تھا؟ اگر پوچھا جائے تو یہ جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھا گیا ہے، جان گلکرسٹ کی فرمائش پر یہ لکھا گیا تھا۔ کہاں پر؟ فورٹ ولیم کالج میں۔ اور یہ جو ہے یہ اردو زبان کا پہلا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی زبان کا؟ اردو زبان کا پہلا۔ ابھی ہم نے جتنے بھی دیکھے اوپر، وہ نکات الشعراء جو ہے وہ فارسی، وہ پہلا تذکرہ ہے اور وہ فارسی زبان میں ہے۔ اس کی زبان کیا ہے؟ فارسی۔ اور یہ جو ہے گلشن ہند، یہ 1801 میں آیا، مرزا علی لطف کا ہے اور یہ اردو زبان کا ہے۔ کس کی فرمائش پر لکھا گیا تھا؟ جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد کچھ اور خاص تذکرے ہیں، انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مجموعہ نقص، مجموعہ نقص یہ کب آیا؟ یہ اس کی اشاعت ہے 1806۔ یہ کس کا ہے؟ یہ قدرت اللہ کا ہے۔ قدرت اللہ قاسم کا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے دیوان جہاں، دیوان جہاں یہ کب آیا؟ یہ آیا 1807 میں۔ یہ کس کا ہے؟ یہ ہے نارائن جہاں کا، نارائن جہاں کا۔ گلشن بے خار، اس میں سے کئی تذکرے ایسے ہوں گے جو آپ کو یاد بھی ہوں گے۔ گلشن بے خار یہ کب آیا؟ 1835 میں۔ یہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ خان شیفتہ کا۔ کس کا ہے؟ یہ شیفتہ کا شعر۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے انتخاب دیوان، انتخاب دیوان یہ کب آیا؟ 1844 میں۔ یہ کس کا ہے؟ یہ ہے امام بخش صہبائی کا، امام بخش صہبائی۔ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ ان کا تعلق دہلی کالج سے تھا۔ اس کے بعد ہے سخن شعراء، یہ 1846 میں ہے، عبداللہ ساق کا تھا یہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے انتخاب یادگار، انتخاب یادگار یہ کب آیا؟ یہ آیا 1873 میں۔ یہ کس کا ہے؟ یہ ہے امیر مینائی کا۔ اور آب حیات یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ کس کا تذکرہ ہے؟ یہ ہے محمد حسین آزاد کا۔ یہ کب آیا تھا؟ 1880 میں۔ یہ صورت کے، یہ حیت
मतलब इसकी जो हैयत है वो क्या है, आब हयात की सूरत जो है हैयत के एतबार से ये तज़किरा है, और मौजू की एतबार से अगर इसको देखा जाए तो ये एक तारीख़ है। मौजू के हैयत के एतबार से ये तज़किरा है, और मौजू के एतबार से ये क्या है, ये है एक तारीख़। ये जो हैं ये आपके कुछ ख़ास और अहम तज़किरे हैं। इसके बाद एक और है, कुछ और है, उन्हें भी लिख लीजिए। गुले रहना, ये आपने शायद लिख लिया हमने आगे। ये किसका है, मौलवी अब्दुल सुवज़ा का। इसके बाद है शोराए हिंद, वो भी हम शायद लिख चुके हैं, मौलवी करीमुद्दीन का है ये। एक शोराए हिंद अब्दुल सलाम नदवी का भी है, इसको लिख लीजिएगा। शोराए हिंद ये किसका है, ये अब्दुल सलाम नदवी का भी है। और है ये लास्ट तज़किरा मुआसरीन, ये मालिक राम का है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इंग्लिश का पहला तज़किरा अगर पूछा जाए आपसे तो वो भी याद रखिएगा, अ पीपल ऑफ पोइट्री, कि इंग्लिश का पहला तज़किरा है। तो आज ये तनक़ीद पढ़ के हमारी जो अब क्लास है वो कंटिन्यू होगी, लेकिन तनक़ीद को पढ़ने से पहले हमें तज़किरों को समझना होगा, तज़किरों से वजाहत हासिल करनी होगी, क्योंकि वहीं से तनक़ीद का आगाज़ होता है। तनक़ीद जो है ये 18वीं सदी का है में के आसपास इसका आगाज़ हुआ है, और इसके जो मानी हैं वो खरे खोटे के, दूध का दूध पानी का पानी करने के हैं, या किस इस्तदलाल के साथ, दलील के साथ किसी चीज़ को पेश करना क्या कहलाता है, तनक़ीद कहलाता है। अब हम कल से तनक़ीद के जितने भी दबिस्तान हैं उनको एक एक करके तफसील से समझेंगे। आज हमारी जो क्लास थी ये तज़किरों के मुतालिक थी। हमने कोशिश की है कि हम इसमें आपको जितने भी इम्पोर्टेंट तज़किरे हैं वो सारे बता पाएँ। तो जो हम नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपसे दबिस्तान तनक़ीद के मुतालिक बात करेंगे। शुक्रिया।